विश्व बैंक ने पूरी दुनिया के लिए शासन शब्द का प्रयोग किया और कहा कि पूरी दुनिया में अब सरकारें कैसी काम करेगी, जनता के प्रति उन्मुख होकर के काम करेंगी। ये 8 प्रकार की चीजें ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है कि जब कोई सरकारें इन चीजों को बनाएंगी या करेंगी तो वो क्या कहा जाएगा, सुशासन। ये 8 शब्द क्लियर हुआ तुम लोगों को कि शासन शब्द को या गवर्नेंस शब्द को सबसे पहले विश्व बैंक ने प्रयोग किया। विश्व बैंक ने उसको किस संदर्भ में प्रयोग किया, तो मतलब सब सहारन अफ्रीका के देशों में, देखिए तुम इसको आईआर से रिलेट करो तो ये ऐसे देश थे जिन पर यूएसएसआर का आधिपत्य दिखाई पड़ता था। इन देशों में जब शीत युद्ध की समाप्ति होने लगी तो वहीं पर यहाँ की सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए शासन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है, शासन शब्द में विश्व बैंक ने बताया कि सरकार की क्या कमियां हैं, सरकार क्या जनता के प्रति उन्मुख होकर के अपनी नीतियों को लागू कर पाता है, या क्या सरकार इस प्रकार से काम करता है जिससे जनता को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद 1992 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जो कि विश्व बैंक की अपनी आधिकारिक रिपोर्ट है, विश्व बैंक ने पूरी दुनिया के लिए शासन शब्द का प्रयोग किया और कहा कि पूरी दुनिया में अब सरकारें कैसी काम करेगी, जनता के प्रति उन्मुख होकर के काम करेंगी। कल हम लोगों ने 3 घंटे में यही यहां तक किया था। अब देखो 1992 का मतलब क्या हुआ, 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स हो चुका है, शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, और दुनिया में कहीं ना कहीं आईएमएफ और विश्व बैंक की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, इसी दौर में ध्यान रखना 1997 में यूएनडीपी, अब सर ये यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसी के साथ इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमर्त्य सेन और महबूबुल हक जुड़ेंगे, जो 1990 में मानव विकास सूचकांक देंगे। ये संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा 1997 में कहा गया कि यदि शासन है तो शासन को जनता के प्रति उन्मुख होना चाहिए, और इसके लिए यूएनडीपी कहेगा कि शासन में कुछ चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग टीचर से पढ़ते हैं, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कम से कम इतना तो जरूर हो कि जो टीचर पढ़ाए वो समझ में आ जाए। या आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं वहां पर कुछ पैरामीटर्स तुमने निर्धारित किया होगा, तभी तो आए हो पढ़ने के लिए कि इतने समय में, रिक्विजिट समय में ये यूपीएससी के क्लासेस कंप्लीट करवा दे, सिलेबस बता दे, नोट्स दे दे, टेस्ट सीरीज लगवा दे, जब इंटरव्यू वगैरह में हम पहुंचे या मुख्य परीक्षा में पहुंचे तो उसके लिए गाइडेंस प्रोग्राम दे। ठीक है, या तो जब इंटरव्यू में हम पहुंचे तो उसके लिए क्लासेस करवा दे। उसी तरीके से यूएनडीपी ने शासन के लिए कहा कि शासन क्या होना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और इसके लिए यूएनडीपी ने कुछ पैरामीटर्स तय किए। पैरामीटर्स मतलब हाँ, एक सीमाएं बताई कि ये चीजें यदि होंगी तो वो शासन क्या होगा, सुशासन होगा। ठीक है, इसके लिए यूएनडीपी ने 8 प्रकार की चीजें बताई। कहा कि यदि इन 8 पैरामीटर्स को, मतलब इन 8 पैरामीटर्स को कह लो कि मानक हिंदी में कहते हैं उसको, इन 8 मानकों को कोई सरकार यदि मान रही है तो वो सरकार क्या हो जाएगा, या उस सरकार का काम क्या हो जाएगा, सुशासन का काम हो जाएगा। वो शासन ही नहीं करेगा, सुशासन करेगा। अब देखिए कि वो पैरामीटर्स क्या है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स, साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाई आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं, और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार
साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। यूएनडीपी ने कहा कि ये 8 प्रकार की चीजें यदि किसी सरकार में है तो वो माना जाएगा कि वो शासन नहीं कर रहा है, वो सुशासन कर रहा है। अब आप में से कोई बताइएगा कि भारत में किस मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था? वेरी गुड, ठीक है, याद आया सुशासन। और कब आए थे वो? 2004-5 के आसपास में बने थे। तो वैश्विक स्तर पर 1997 में शब्द को शुरू किया जाएगा। उसके बाद ये बजवर्ड मतलब सबसे अधिक प्रयोग करने वाला शब्द बनता है और दुनिया के लगभग हर प्रकार की सरकारें स्वयं को सुशासन से जुड़ती हैं। सुशासन का अर्थ हुआ बेहतर शासन। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या पहले समझ लो, मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, सारे को चैनलाइज भी करवा दे रहा हूँ। यूएनडीपी पहला कहेगा कि शासन कैसा होना चाहिए? सहभागितापूर्ण। यहाँ सहभागितापूर्ण का मतलब क्या है? किसकी सहभागिता? जनता की सहभागिता। जनता की सहभागिता शासन में कैसे होगी? तो जो कानून बनाने का काम है, उस कानून बनाने के काम में जनता का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मतलब जनता जो रिक्वायरमेंट करती है उस जनता को, या मतलब जनता की आवाज और जरूरतों को सरकार को पूरा करना चाहिए। समझ में आया? कैसे सरकार पूरा करेगी? देखो, आंदोलन हुआ था इस लोकपाल के लिए, सरकार लोकपाल लेकर के आई, ठीक है। हमारे ही आपके लिए देखिए, अभी जीएसटी को लेकर के बात चल रही थी, सरकार ने जीएसटी के दरों में कटौती किया। आज भी कोई भी कानून बनता है तो पॉलिटी में मैंने तुमको बताया था कि देखो कैसे गजट में चीजें निकलती हैं, जनता की राय ली जाती है, बाकी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सहभागितापूर्ण का मतलब होगा कि सरकार केवल इस तरीके से शासन नहीं करेगी कि जनता के लिए कुछ नहीं, वो चले गए तो चले गए, वो मतलब सरकार को जनता से मतलब नहीं है। सरकार जो भी काम करेगी जनता को ओरिएंट करके करेगी, जनता को उन्मुख करके करेगी। खास करके भारत में ध्यान रखना, जब से ग्राम पंचायतों को लगाया गया है तब से और अधिक शासन सहभागितापूर्ण होता है। ग्राम पंचायत देखो, अभी भी हर जगह पे ग्राम पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, वहां से लोग चुन करके जाते हैं। देखो कि ग्रास रूट लेवल पर चीजें हो रही हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी गई है। देखो उसने डीडीसी वगैरह पढ़ाया था ग्राम पंचायत वगैरह में, 243 जेडी, 243 जेडई, क्षेत्रीय स्तर पर किस तरीके से काम बनेंगे, प्लानिंग्स होगा। तो इस तरीके की शासन क्या होगी? सहभागितापूर्ण शासन होगी, ठीक। दूसरा कहता है सर्वसहमति उन्मुख। यदि सरकार कोई फैसला लेती है तो उस फैसला को लेने में जनता का भी सहमति होगा। सरकार ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय अपने मन से ले लेगी। देखो, यदि सरकार कोई निर्णय गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के समय में स्वयं से लेगी तो कई जगहों पर और कई बार सरकार को अपने फैसले भी बदलने पड़ते हैं। कैसे? तो देखो, किसान बिल आया था, जल्दीबाजी में पारित करवाया गया, देखिए बिल को रिटर्न करवा लिया गया, ठीक है। तो सर्वसहमति उन्मुख का मतलब है जो फैसले लिए जाएंगे वो सभी के साथ मिलकर के सहमति से लिए जाएंगे। तब तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो है नहीं और ना तो वो पॉसिबल है। पॉपुलेशन इतना है, देख ही रहे हो, और उसमें भी मान के चलो कि यही एक ग्राउंड में मेयर का चुनाव हो और सभी लोग एक जगह खड़े हों, पहले ही मार हो जाएगा, मेयर तो बाद में चुना जाएगा, पहले ही पता लगा जो 20-25 आदमी निकल गए, उसकी नहीं चली, उसकी नहीं चली। तो इसी वजह से भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं लगाया गया था। लेकिन कोशिश किया जाता है कि सरकारें वही काम करें और सरकारें जो फैसला लेती हैं उन फैसला में या उन फैसलों में जनता की सहभागी होनी चाहिए। तीसरा है पारदर्शी। पारदर्शी का अर्थ है कि सरकार के द्वारा जो लिए गए फैसले हैं ये फैसले कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हाँ, जनता को जब कभी भी उसकी जरूरत होगी या जनता यदि उसके विषय में जानना चाहे तो सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए या सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जैसे भारत में ध्यान रखना, आरटीआई इसी का उदाहरण है, राइट टू इंफॉर्मेशन इसी का उदाहरण है। आरटीआई एक्ट आता है, ठीक है। आरटीआई एक्ट में सरकार से यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो लिख करके देते हैं। सरकार को जो भी संभव बनता है, ठीक है, उसमें वह क्या करती है? कई सारी जानकारियां देती है, ठीक है। हालांकि क्या उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। सरकार का मन होगा तो जवाब देता, नहीं मन होगा तो जवाब नहीं देता, ठीक है। लेकिन आरटीआई बनने के बाद इस पर जवाब देना आवश्यक हो जाता है। अब केवल आवश्यक ही नहीं होता है, यहां ध्यान रखना कि 2019 में आरटीआई एक्ट का संशोधन किया गया, जिसके बाद थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें मतलब जैसे नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के मुद्दे को लेकर के बचाव भी किया गया है। जो पुराना आरटीआई एक्ट था उसका दायरा ज्यादा बड़ा था,
ठीक है, उसमें ज्यादा बड़ी चीजें थी कि ज्यादा बड़े डायमेंशन तक जनता को सरकारें जवाब देती थी। लेकिन अभी वर्तमान का जो एक्ट है उसमें कुछ चीजों पर संशोधन भी किया गया है। हालांकि इस एक्ट में कुछ गड़बड़ी भी पाई जाती है। सबसे बड़ी गड़बड़ी जो भारत के आरटीआई एक्ट में पाई जाती है, जिसको कि अब आप जवाबदेही या पारदर्शिता दोनों के साथ जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो कि कई बार सरकार के साथ जानकारी मांगना या सरकार के खिलाफ जानकारी मांगना, यह कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। आरटीआई एक्ट में जैसे है ना कि जैसे मतदान किया जाता है तो गोपनीय मतदान है, नाम तो उस पर नहीं दिया जाता है। अब जो जीत गया हमने उसी को पोल किया, हमने दिया तभी वो जीता। लेकिन आरटीआई एक्ट में क्या है कि जानकारी मांगने वाले का नाम सार्वजनिक किया जाता है। अब यहाँ पर कई बार यदि दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसका प्रयोग होता है तो आप देखते होंगे कि कई सामाजिक एक्टिविस्ट का, कई सारे जर्नलिस्ट वगैरह की मौत हो जाती है, संदिग्ध तरीके से मार दिया जाता है। अब सरकार को प्रोटेक्शन दिलवाना चाहिए तो सरकार अपने खिलाफ जानकारी मांगने वाले को प्रोटेक्शन नहीं देती है कई जगहों पर। और इसमें दिक्कतें हैं भारत में कानून में कि सरकार चाह करके भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से उन चीजों को जोड़ देती है और गलत तरीके से उन चीजों का प्रयोग करती है, जिस तरीके से आप वर्तमान में देख रहे हैं। तो आरटीआई एक्ट पे आते हैं तो उसमें बताऊंगा। हालांकि ध्यान रखना, पारदर्शिता का अर्थ होगा कि सरकार के लिए गए फैसलों से संबंधित यदि जनता उससे संबंधित कोई जानकारी चाहे तो सरकारों को उससे संबंधित जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं पारदर्शिता। चौथा है उत्तरदायी। अब मान लीजिए कि उत्तरदायी का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पर यदि सरकार कुछ कार्य करती है तो सरकार को ही उसका उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए। क्यों उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए या उत्तरदायित्व वहन करने का मतलब क्या हुआ? तो अब देखो, एक चीज देखो कि मान लो सिद्दीकी को दिल्ली से मान लीजिए कि चेन्नई जाना है कॉलेज के किसी काम से। ठीक है, मान लीजिए कि सिद्दीकी ने 4,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट बुक की या तो ट्रेन की टिकट बुक की। देखो उत्तरदायित्व होता कैसे। अब मान लो कि यदि किसी कारणवश एन केन प्रकारेण सिद्दीकी मतलब प्लेटफॉर्म पे पहुंचने में या तो एयरपोर्ट पे पहुंचने में डिले कर देता है तो क्या फ्लाइट इसका वेट करेगी या ट्रेन इसका वेट करेगी? वो तो समय पे अपने निकल गई। उत्तरदायित्व किसका आया? कि सिद्दीकी का उत्तरदायित्व आया कि आपने क्यों वो नहीं किया, या आपको समय पे आना चाहिए था। बदले में पेनल्टी लिया जाता है कि इतना पैसा काट करके फिर आप फॉर्म भरते हैं, तब जाकर के एक तो कंफर्म टिकट में 80% सरकार काट लेती है, चाहे वो रेलवे का टिकट हो चाहे फ्लाइट का टिकट हो, उसका तो और फ्लेक्सी फेयर लगता है। लेकिन अब मान के चलो कि यदि फ्लाइट डिले है तो किसका उत्तरदायित्व हुआ? या यदि 10 घंटे के समय के लिए ट्रेन को पहुंचने में बीच में मान के चलो ट्रेन कहीं रुक गई या ट्रेन का कोई अता पता ही नहीं है। कई बार भारत में यह भी हुआ है कि जीपीएस ने लोकेशन देना ही बंद कर दिया है गाड़ियों का। बिहार की गाड़ियों में खूब हुआ है इस तरीके से। स्वतंत्रता सेनानी नाम की गाड़ी है, तुम कभी भी यूट्यूब पे उठा करके देखना, रवीश उस पर पूरा सीरीज चलाया था, तब जाकर के उसकी थोड़ी सी स्थिति सही हुई थी। तो उसका पूरा डेटा निकाल के आरटीआई से रवीश ने दिया था कि एक वर्ष में, पिछले एक वर्ष में 2-3 साल हो गए, 2-3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, वह गाड़ी निश्चित समय पर दिल्ली से खुल के बिहार मात्र 3 दिन ही सही समय पर खुल करके सही जगह पर पहुंच पाई। बाकी सोच लो मतलब 350 दिन तक वो गाड़ी लेट रही। अब मान लीजिए कि यदि इस तरीके से गाड़ियां लेट है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को और काम से जाना है, तो किसका उत्तरदायित्व होगा? या मान लीजिए कि कभी फ्लाइट डिले हो जाती है या कुछ और डिले हो जाता है तो किसका उत्तरदायित्व होगा? इसीलिए ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस कहता है कि सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। जिस प्रकार से जनता का उत्तरदायित्व बैठता है सरकार के प्रति, उसी प्रकार से किसी कार्य के लिए यदि सरकार के द्वारा कोई विलंब होता है या तो सरकार कोई और कार्य करती है तो वहां पर सरकार को उस कार्य का उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए। ठीक है, तभी उत्तरदायित्व का क्या होगा? जनता और सरकार दोनों तरफ से होगा और वह सरकार क्या होगी? सुशासन के रूप में कहलाएगी। ठीक है, 5वां है अनुक्रियात्मक। अनुक्रियात्मक का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव। अब ऐसा नहीं है कि जब नेताजी को वोट की जरूरत पड़ती है तब तो आपके दरवाजे पर आते हैं, 5 साल गायब हो गए, आपको कोई जरूरत पड़ा तो नेता कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुक्रियात्मक का अर्थ होगा कि जो एमएलए है, एमपी है या तो जो सरकार है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। जब कभी भी जनता को कोई जरूरत पड़े तो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही को अपनाते हुए जनता के प्रति अनुक्रियात्मक होना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है प्रभावी और कुशल। प्रभावी और कुशल का अर्थ होगा कि सरकार को जनता के प्रति ओरिएंटेड होकर के जो सरकार कार्य कर रही है या जो सरकारों का कार्य है वह प्रभावी तरीके से करना चाहिए। और मतलब प्रभावी तरीके का मतलब यहाँ सबसे जो इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल क्या इसका अर्थ होता है? समय, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस में डिलीवर करते हुए कहते हैं टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है कि मान लो कि इस बजट में यहाँ पे कालका जी के सामने कोई एक फ्लाईओवर बना, ठीक है, या बनने के लिए
प्रस्तावित कर दिया गया। अब पता लगा अगले 20 साल बीत गए, उस फ्लाईओवर की ईंट भी नहीं रखी गई है। ऐसा फ्लाईओवर बनने का बेनिफिट तुमको क्या होगा? टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कहता है कि यदि सरकारें कोई जिम्मेदारी उठाती हैं या तो सरकारें यदि किसी काम को करने का वादा निभाती हैं तो उसको सही समय पर करके डिलीवर कर दिया जाना चाहिए। उसी को कहा जाता है प्रभावी और कुशल। ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं जनता के प्रति प्रभावपूर्ण तरीके से अपने काम को करेगी और कुशलतापूर्वक उस कार्य को करने का काम करती है। अगला है समतापूर्ण और समावेशी। समतापूर्ण और समावेशी का अर्थ होता है कि सरकार सभी को क्या करेगा? अपने द्वारा बनाए गए नियमों से, अपने द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ जहां तक हो सके सभी को देने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम या सरकार के द्वारा बनाए गए कानून किसी खास वर्ग के लोगों को मिलेंगे और किसी खास लोगों को ही मिलेंगे, बाकी को कहा जाए आपको तो हम जानते ही नहीं है, आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपको नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, समतापूर्ण और समावेशी का अर्थ होगा कि यदि समाज के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वर्ग के व्यक्ति को ऐसा लगेगा या उस चीज से उसको लाभ मिलना चाहिए तो उसका लाभ दिया जाना चाहिए। और अंततोगत्वा है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। कौन बताएगा तुम लोगों में से? बताओ, अचल तुम बताओ, रूल ऑफ लॉ क्या है? हाँ बोलिए, क्या है बताइए। रूल ऑफ लॉ मुझको मत देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है आर्टिकल 14, पूरा रूल ऑफ लॉ बताया है, एबी डाइसी का कंसेप्ट है। हाँ सही बोल रही हो, बताओ। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता कहता है कि कानून के, हाँ आर्टिकल 14 ही रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, एबीडाइसी का कंसेप्ट है। उसमें एबीडाइसी ने क्या कहा था? कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई साधारण व्यक्ति हो। कानून या किसी देश का कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। तो रूल ऑफ लॉ यहाँ कहेगा कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है तो उसका अर्थ होगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन या उसका लगाया जाना सभी के लिए बराबर रूप से होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर वर्ग है वो गलत करे तो वो छूट जाए और कोई गरीब वर्ग है उसको जबरदस्ती पकड़ के डाल दिया जाए। इस तरीके से चीजें नहीं होंगी। ये 8 प्रकार की चीजें ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है कि जब कोई सरकारें इन चीजों को बनाएंगी या करेंगी तो वो क्या कहा जाएगा? सुशासन। ये 8 शब्द क्लियर हुआ तुम लोगों को? ये देख लो, सभी को देख लीजिए। साधारण है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए वहीं से सुशासन में लिखते चलिए थोड़ा सा। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाई आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस।